मातृभूमि नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं पुण्यभूमि, कर्मभूमि नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं भारत भूमि। रत्नाकरादोत बदाम हिमालय किरीट नीम, ब्रह्मराज ऋषि रत्नाड्याम, वंदे भारत मातरम। भारत का गौरवशाली इतिहास। इस गौरवशाली इतिहास में हम अनेकों आविष्कारकों, अपने ऋषि मुनियों का परम पावन चरित्र भी श्रवण कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे गौरव को जगाने वाले विज्ञान के शिखर पर विराजमान ऐसे आविष्कारों की भी चर्चा कर रहे हैं, जिससे मेरे भारत में पुनः एक बार चेतना का संचालन हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हम चर्चा करते हैं ऐसे आविष्कार के बारे में जिसे मेडिकल साइंस के युग में एक बहुत बड़ी क्रांति कहा जाता है। अगर ये आविष्कार ना होता, अगर ये संभव ना हो पाता जिसकी मैं अभी विषय की चर्चा करने वाला हूं, तो आज ऐसी असंख्य बीमारियां हैं जिनका उपचार शायद संभव ना हो पाता। आज का हमारा विषय है सर्जरी, और सर्जरी के बीच में ही प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि ये सब भी आ जाएंगे। सर्जरी से आप समझ रहे हैं कि विषय क्या है, जिसे सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मान लो हार्ट की सर्जरी होती है, दिमाग की न्यूरो सर्जरी होती है, अनेकों प्रकार की सर्जरी की जाती है। स्टोन को, पथरी को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। ये सब सर्जरी की एक ही श्रेणी में आप गिने, और इनके आविष्कार के बारे में मैं आपको बताऊं। मेडिकल साइंस के नाम पर विदेशी लोग, विदेशी संस्थाएं, विदेशी आविष्कारक, वैज्ञानिक, डॉक्टर चाहे जितना ही बिलबिलाते हों, बोलते हों कि ये सब हमने संभव किया, हमने पहली सर्जरी कर दी, हमने पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सर्जरी का इतिहास, शल्य चिकित्सा का इतिहास भारत से ही जन्मा है। आपको एक नाम सुनाता हूं मैं। हमारे भारत में महर्षि सुश्रुत जी हुए, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व का उल्लेख ऐसा मिलता है कि इनका जन्म 6वीं सदी में हुआ, 6वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में। और इनका जन्म काशी का था। काशी जिसे विद्वानों की भूमि कहा जाता है, काशी जिसे भगवान देवादिदेव महादेव शंकर जी का निवास स्थल कहा जाता है, काशी जिसे सब तीर्थों का तीर्थ राज के नाम से पुकारा जाता है, वह काशी जिसने वेदों के भाष्य दिए, वह काशी जिसने अनेकों ही धर्म की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, आविष्कारों की वृद्धि और विश्व में शांति स्थापित करने वाले सूत्र दिए, उसी काशी में यह प्रकट होते हैं महर्षि सुश्रुत जी। और महर्षि सुश्रुत जी के बारे में कहा जाता है कि स्वयं धन्वंतरी जी से इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई थी। जनरेशन बाय जनरेशन पास होकर के धन्वंतरी जी से इन्हें यह शल्य चिकित्सा की प्राप्ति हुई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा अनुपम, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से पुकारा जाता है। उसमें शल्य चिकित्सा की सारी ही क्रियाएं इन्होंने लिखी। इनके बारे में बड़े सारे लोगों को, क्योंकि विद्वान को सब कहते हैं कि मेरा है, कोई महापुरुष हो तो सब लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, इसलिए अनेकों ग्रंथों में इनके लिए अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। इनके जन्म को लेकर के, इनके स्थान को लेकर के, इनके परिवार को लेकर के, लेकिन ये भारत के ही थे, ये तो पक्की बात है। और शल्य चिकित्सा का आविष्कार इन्होंने किया। सुश्रुत संहिता में ये सब कुछ मिलता है, ये पक्की बात है, एकदम 100% प्रमाणित बात है। सुश्रुत संहिता में इनको विश्वामित्र जी का पुत्र कहा गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का पुत्र कहा गया है। परंतु दूसरा ही एक ग्रंथ है जिसका नाम अष्टांग संग्रह है, उसमें सुश्रुत जी को शालिहोत्र का पुत्र कहा गया है। अब जैसे वेद व्यास जी एक नहीं हुए थे, अनेकों वेद व्यास हुए हैं, वैसे ही सुश्रुत जी माने एक या दो ऋषि भी हो सकते हैं। इसके बारे में अनेकों मतभेद आज भी बने हुए हैं, लेकिन थे ये भारत के।
इसके बारे में किसी को, किसी भी ग्रंथ को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। हमारे भारत के ही ऋषि थे ये, इस बारे में भी किसी को कोई संशय नहीं। और इन्होंने ही शल्य चिकित्सा का ज्ञान जो है वो दुनिया को दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं, दूसरा कोई मत नहीं मिलता इसमें। आप यदि इनके बारे में अष्टांग संग्रह में पढ़ें तो अष्टांग संग्रह में एक श्लोक है, शालिहोत्रेण गर्गेन सुश्रुतेन च भाषितम, जिसमें इन्हें शालिहोत्र जी का पुत्र कहा गया है। प्रमाण के साथ सुश्रुत ही विश्व के पहले शल्य चिकित्सक साबित हुए हैं। उनसे भी पहले भी थे, लेकिन क्या है ना, दुनिया प्रमाणों को, गवाहों को, विटनेस को मानती है। तो विटनेस के आधार पर भी यदि हम देखें, गवाहों के तथ्यों के, तर्कों के, साक्ष्यों के आधार पर भी यदि हम देखें तो शल्य चिकित्सा का, सर्जरी का जन्म भारत में हुआ था और सर्जरी का ज्ञान भारत से ही दुनिया ने प्राप्त किया है। आज भले ही अनेकों विदेशी लोग इसे अपना ज्ञान बता करके अपना नाम करने में लगे हुए हैं, नाम कमाने की, पैसा कमाने की, पद कमाने की होड़ है, परंतु ये आविष्कार तो भारत का ही था। आपको मैं बताऊं कि शल्य क्रिया के लिए जो सर्जरी, जो प्रोसेस थी, इसके लिए 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग, जैसे सर्जरियन ब्लेड, सर्जिकल कैंची, सीजर, अनेकों ऐसे 125 औजारों का, उपकरणों का प्रयोग सुश्रुत जी करते थे, जिसका वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता में इन्होंने 300 प्रकार के ऑपरेशन करने की जानकारी दी है। 300 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, 300 प्रकार की सर्जरी के ऑपरेशन इन्होंने करने का उसमें विस्तार से वर्णन किया है। उनके प्रकारों का बारे में जानकारी दी है, वो कैसी अवस्था में करने चाहिए, कैसी नहीं करने चाहिए उसकी जानकारी दी है, कब करने चाहिए उसकी जानकारी दी है, किस प्रकार से करने चाहिए उसकी जानकारी दी है, और वह सर्जरी करने के बाद किस प्रकार से रोगी के लिए, बीमार के लिए, पेशेंट के लिए क्या क्या सावधानियां, सुविधाएं, उपचारिक औषधियां, दवाइयां, ये सब प्रयोग में लानी चाहिए, उन सब का विस्तृत बड़ा वर्णन इन्होंने दिया है। और इसी सुश्रुत संहिता का प्रयोग करके अनेकों दुनिया के मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक आज वही प्रयोग भारत के ज्ञान से ही प्राप्त कर और भारत को ही ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जिनमें अनेकों बीमारियों के लिए जो दवाइयां हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पोलियो की दवाई, ये सब तो ये भारत के ही ज्ञान से, भारत का ही सब कुछ था, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का, हम इसे पहचान नहीं सके। और अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जो षड्यंत्रों के माध्यम से भारत में लाई गई, जो भारत की थी ही नहीं, जैसे आज का कोरोना वायरस। ऐसे ही पोलियो भी एक षड्यंत्र के माध्यम से ही भारत में आई थी। और विस्तार से किसी दिन इस पर विषय लेकर के बात करेंगे, जिसमें मेरे साथ वीडियो में एक जाने माने डॉक्टर भी जुड़ करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो 300 प्रकार का इन्होंने सर्जरी करने के तरीके, 300 प्रकार की सर्जरी इन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखी है। इसके बाद इन्होंने आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी करने का, मोतियाबिंद का इलाज, उसकी सर्जरी करने का, टूटी हड्डी को, फ्रैक्चर को जोड़ना, टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ना, कटे हुए अंग को किस प्रकार जोड़ा जाता है, मानवीय शरीर के अंदर की रचना किस प्रकार की होती है, उसकी कैसे कैसे यदि किसी जगह चोट लग जाए, जो खराब हो जाए, जो कुछ परेशानी, बीमारी हो जाए, तो किस प्रकार से सर्जरी के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, ये सब उन्होंने उस सुश्रुत संहिता में लिखा है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन से पहले बेहोश कैसे किया जाता है, और बेहोश करने के लिए ऑपरेशन से पहले उस स्थान पर कौन सी दवा का, औषधि का प्रयोग करना चाहिए, वह भी उन्होंने लिखा है। जानकर के आश्चर्य होगा। इतना ही नहीं, जिस प्लास्टिक सर्जरी से हम गत
थोड़े ही वर्षों में अवगत हुए हैं। इस प्लास्टिक सर्जरी की पूरी क्रिया उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखी है, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के चेहरे का परिवर्तन किया जा सकता था, किसी कुरूप को रूपवान बनाया जा सकता था, किसी के मुंह पर अगर कट लगा है, घाव है, तो उस घाव के निशान को साफ करके उसको सुंदर बनाया जा सकता था। और ऐसे इन्होंने अनेकों बार अनेकों प्रयोग किए और सफलतापूर्वक उन सब का वर्णन, विस्तृत वर्णन उन्होंने सुश्रुत संहिता में लिखा। इसके साथ ही बाल रोग, जिन्हें आज हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास भागते हैं बच्चों की बीमारियों को लेकर, उसके सारे निवारण उन्होंने उसमें लिखे हैं। स्त्री रोग, जो हमारी माताओं, बहनों, महिलाओं में जो रोग रहते हैं, उसके विस्तार से जानकारी और किस प्रकार से उन्हें ठीक किया जाता है। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो सर्जरी के द्वारा किस प्रकार उसे निकाला जा सकता है। न्यूरो सर्जरी, दिमाग की सर्जरी किस प्रकार से की जा सकती है और दिमाग की सर्जरी कैसे उन्होंने की, अपना उन्होंने अनुभव उसमें लिखा है। और उसके बाद इतना ही नहीं, यदि किसी की बहुत अधिक प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान अगर कॉम्प्लिकेसी बन जाती थी, तो वैसी महिला के लिए उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी का भी प्रावधान उसमें विस्तार से उसकी पूरी क्रिया प्रोसेस को लिखा है और सफलतापूर्वक उन्होंने ऐसा किया भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन सब का वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। बस हम ही मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग अपने महापुरुषों की, अपने ऋषियों की, अपने पूर्वजों की उस ज्ञान, उस धरोहर को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि हमने संस्कृत को अपने मस्तिष्क में से निकाल दिया। इतना ही छोड़ दो, इससे बहुत आगे तक हमारी शल्य चिकित्सा, सर्जरी इंप्रूव थी, मेडिकल साइंस भारत की इंप्रूव थी। सुश्रुत जी, महर्षि सुश्रुत जी आर्टिफिशियल पार्ट्स माने कृत्रिम अंग भी लगाने वाले पहले डॉक्टर थे। किसी का बाजू, किसी की टांग अगर पूरी तरह से समाप्त हो गई, तो उसके लिए वह आर्टिफिशियल लेग को, टांग को या बाजू को डिजाइन करके उसे वैसा ही फिट करते थे जैसा आज किया जा रहा है। और यह हमारे पास 6वीं शताब्दी में ये पूरी मेडिकल साइंस हमारे पास विकसित तरीके से उपलब्ध थी भारत में। भारत में ही इसकी खोज हुई है, इसके अनेकों साक्ष्य हैं और मैं उनमें से कुछ एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ब्रिटिश का ही एक कर्नल हुआ जिसका नाम था अयरकूट। अयरकूट नाम का ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल नहीं, क्षमा करना, लेफ्टिनेंट जनरल था। 1726 में इसका जन्म आयरलैंड में हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में कब्जा करना शुरू किया तो उन्हीं के साथ ये एक अधिकारी बनके, एक ऑफिसर बनके और यहाँ के राजाओं, रजवाड़ों, राजघरानों, प्रांतों पर अंग्रेजी परचम लहराने के लिए यहां युद्ध करने आया। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अयरकूट। इसका नाम आप गूगल करके या और भी किताबों में आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी काल की। अंग्रेज तो कहते हैं मेडिकल साइंस, सर्जरी, जे वो हम लेकर के आए और लेकर भी कब आए? 19वीं सदी में। ये हमारा गोल्डन एरा था मेडिकल साइंस का। तो मैं इन मूर्खों को, इन धूर्तों को, इन चोरों को यह बताना चाहता हूं कि यही आपका लेफ्टिनेंट जनरल अयरकूट जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने आया तो वे कर्नाटक के शासक उस समय थे हैदर अली। हैदर अली कर्नाटक का उस समय शासक था, नवाब था। उससे इसने युद्ध किया और जब युद्ध हुआ 1780 की ये बात है, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों अंग्रेजी सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और हैदर अली की फौज में, दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। ऐसा लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ पोर्टो नोवो के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो।
इस युद्ध में हमारे भारत के कर्नाटक की सेना ने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करते हुए उनको परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं किया, कर्नल कूट को बंदी बना लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का बंदी बन गया। उस समय ये कर्नल रैंक पर था। और जब ये बंदी बना तो हैदर अली जो उस समय कर्नाटक का नवाब था, उसने क्या किया, उसने कर्नल कूट को प्राण दंड तो नहीं दिए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य को एक चेतावनी देने के लिए कि हम भारतीय यदि शांति चाहते हैं तो युद्ध तो हम शांति से पहले करना जानते हैं। अहिंसो परमो धर्मा धर्म हिंसा तदैव च। हम जानते हैं शत्रु का किस प्रकार से उत्तर दिया जाता है, तलवार का किस प्रकार से तलवार से ही उत्तर दिया जाता है। इसलिए हैदर अली ने उसे प्राण दंड ना देते हुए कर्नल अयर कूट का नाक काट दिया और नाक काटकर अंग्रेजी सल्तनत को चुनौती दी कि दोबारा यदि कर्नाटक की तरफ देखा, इस बार नाक काटा है, अगली बार गर्दन काट के भेजेंगे। अब अय्यर कूट की सारी सेना तो समाप्त हो चुकी थी और ये बेचारा अय्यर कूट अपनी कटी हुई नाक को हाथ में पकड़ करके और बांह से जान बचा करके भागा। घोड़े पर अपने बैठा हुआ, नाक को हाथ में पकड़ा है, कटी हुई नाक के स्थान पर से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और घोड़े पर ये रोते हुए जा रहा है। और जब वहां से भागते 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 वह एक कर्नाटक के ही गांव से गुजर रहा था, जिस गांव का नाम था बेलगांव। जैसे ही जब बेलगांव पहुंचा, वहां पर उसकी मुलाकात एक वैद्य से हुई, एक साधारण सा वैद्य जो भारत का, जैसे आज हम जिन्हें केमिस्ट वगैरह कहते हैं, दुकान खोल करके जो हमारे भाई लोगों के दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, वैसा ही एक कोई रास्ते में मार्ग में एक वैद्य जी होंगे जो अपनी दुकान पर बैठे थे, औषधियाँ बना रहे थे, दवाइयाँ बना रहे थे। तो कर्नल कूट जैसे ही उनके पास पहुंचा तो वैद्य ने ये भांप लिया कि इसकी नाक तलवार से कटी है। उसने आवाज लगाई कि अरे भाई आओ फिरंगी, आवाज इधर तो सुन लो, ये कहां से नाक कटवा के आ रहे हो? तो वो बोला नहीं, नाक कटी नहीं है, मैं तो गिर गया था और गिरने के कारण ये मुझे चोट लग गई और चोट लगने के कारण मेरी नाक जहां से उखड़ गई। उसने कहा ये नाक तो तलवार से कटी है और नाक को पकड़ करके तलवार चला करके काटी गई है। मैं वैद्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तुमसे अधिक जानता हूं। तो इतना सुनते ही अय्यर कूट जो था वो वहां पर लज्जित होकर पानी पानी हो गया। अब अय्यर कूट ने उससे कहा कि अगर तुम डॉक्टर हो तो इस रक्त को, इस खून को जरा रोकने का कोई उपाय करो, नहीं तो ये रक्त अगर बह गया तो मेरी तो जान चली जाएगी। तब उस वैद्य ने कहा कि फिरंगी, तुम तो खून रोकने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी नाक फिर से जोड़ सकता हूं। तुम जानते नहीं हमारे भारत की सर्जरी को, शल्य चिकित्सा को। हमारे भारत की शल्य चिकित्सा को तुम जानते नहीं। और शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा बेलगांव, कर्नाटक गांव के बेलगांव के उस एक छोटे से डॉक्टर ने, छोटे से वैद्य ने कर्नल अय्यर कूट की कटी हुई नाक को फिर से ऐसा जोड़ दिया कि कोई पहचान ही नहीं सका कि उसकी नाक कटी थी या पहले या नहीं कटी थी। ऐसा उसका उपचार उसने किया। दिन लगे होंगे थोड़े, दिन लगने के बाद उसके नाक के ऊपर कोई निशान न रह जाए, ऐसा उसने औषधि का लेप बनाया कि उसके नाक के ऊपर निशान भी ढूंढने से नहीं मिलता था कि इसकी नाक कभी कटी भी थी या नहीं कटी थी। बाद में जब कर्नल कूट जब इंग्लैंड में पहुंचा, अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं था, जब वो इंग्लैंड में पहुंचा और इंग्लैंड में जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचा, क्योंकि सबको अपना अपना ब्यौरा देना होता था कि कहां कहां जंग लड़ने गए, क्या क्या हमारे सामने परेशानियां आई, क्या क्या हमने अनुभव किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या भारत से लूटना चाहिए। तो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में यही कर्नल कूट जिसकी नाक काटी गई थी, यही खड़े होकर के पार्लियामेंट में बताता है कि अरे हम तो सबसे बड़े मूर्ख अज्ञानी लोग हैं,
तुम भारत की मेडिकल साइंस को नहीं जानते हो। भारत की मेडिकल साइंस, उसकी सर्जरी इतनी इंप्रूव है, इतनी डेवलप्ड है, आदि काल से, ना जाने कितने लाखों वर्षों से, अश्विनी कुमारों से, इंद्र से, धन्वंतरी जी से, महर्षि सुश्रुत जी से चलती आ रही है कि वहां के एक छोटे से डॉक्टर ने भी मेरी कटी हुई नाक को ऐसे जोड़ दिया। आप में से यदि कोई पहचान जाए कि मेरी नाक कटी थी तो मैं मानूं। मैं जब पार्लियामेंट में आया तो किसी का ध्यान मेरी नाक की तरफ नहीं गया, क्योंकि मेरी नाक में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे आपको पता चलता कि मेरी नाक भी भारत में कटी थी। ऐसा वहां का गजब का सर्जरी है, गजब की वहां पे सर्जरी का उनको ज्ञान है, शल्य चिकित्सा का ज्ञान है कि कटी हुई, अलग हुई नाक को वहां के एक छोटे से डॉक्टर ने 1780 में जोड़ दिया, और सक्सेसफुल सर्जरी के द्वारा। और ना जाने कितने समय से वो कटी हुई नाक लेकर के घूम रहा था, कितने घंटों से। आज तो कहते हैं किसी का एक अंग कट जाए तो लेट हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं अब तो लेट हो गया, अब तो जुड़ नहीं सकता है। तो उस समय कितना मेडिकल साइंस हमारी, कितनी शल्य चिकित्सा हमारी इंप्रूव थी। और उस अय्यरकूट ने तब भारत का पूरा डाटा कलेक्ट किया, पूरे भारत में उसने ये जानकारी इकट्ठी की कि भारत के हर गुरुकुल में, जिस गुरुकुल के नाम से आज सबसे ज्यादा लोग चिढ़ते हैं, जिन 9 लाख गुरुकुलों ने, अंग्रेजों ने 9 लाख गुरुकुलों को अंग्रेजों ने कॉन्वेंट चलाने के लिए बंद करवा दिया जबरन, उस हर एक गुरुकुल में मेडिकल साइंस, सर्जरी भी इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाती थी कि वहां से पढ़ा हुआ हर एक विद्यार्थी भी सर्जरी परफॉर्म कर लेता था। इतना ही नहीं, गुरुकुलों में ये कर्नल कूट का भाषण है जी, आप ऑन रिकॉर्ड, ये भाषण है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये भाषण है। ये आप गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां अनेकों किताबों में, जहां अखबारों में भी आप ढूंढ करके पढ़ सकते हैं कि कर्नल कूट ने तब उस पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा अपने अंग्रेजों के बीच में, अरे हमें तो कुछ भी नहीं आता, अगर चोरी करना है तो उनके राज्यों को, उनकी सत्ता को, उनके सोने को छोड़ो, उनके ज्ञान को, उनके ग्रंथों को चोरी करो। उनके ग्रंथों में तो ये तो नाक काटना, जोड़ना तो बहुत छोटी बात है उनके लिए, वो तो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, ऑर्गन रिप्लेसमेंट कर देते हैं, किडनी किसी की खराब हुई तो किडनी बदल देते हैं वो। और ये सारा ज्ञान केवल भारत में है। और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत के धार्मिक ग्रंथों को, जिन ग्रंथों में पूरे ब्रह्मांड का हर एक प्रकार का ज्ञान भरा था, उन ग्रंथों को समुद्री जहाजों में भर भर के अपने देश ले जाने का काम किया। और हमको संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, एक अंधविश्वासी भाषा है, ऐसा हमारे दिमाग में डाल करके हमको हमारे ही ज्ञान से बड़ी योजना के साथ दूर किया। कर्नल कूट ने अपनी रिपोर्ट में लिखित दर्ज किया है, इन रिटर्न उसने ये अपनी रिपोर्ट दी है, जो मैंने आपको बात बताई उसकी, कि कर्नल अय्यरकूट कहता है कि भारत में बहुत पहले से ही राइनोप्लास्टिक सर्जरी का प्रमुख विभाग कांगड़ा विश्वविद्यालय हिमाचल में स्थापित था। राइनोप्लास्टिक सर्जरी का प्रमुख विभाग, जैसे आज जिसे हम एम्स कहते हैं, वैसा ही एम्स उस समय कांगड़ा विश्वविद्यालय हिमाचल में था। और यहां पर विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले व डॉक्टर व विद्यार्थी ऐसी ऐसी सर्जरी करते थे जिस तक आज भी हमारी मेडिकल साइंस नहीं पहुंची, ऐसा कर्नल कूट का कहना है। और आपको बताऊं तो इंग्लैंड का एक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ जिसका नाम था थॉमस क्रूसो। यह थॉमस क्रूसो विश्व का प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हुआ, विश्व का प्रसिद्ध सर्जन हुआ। और यह सर्जन अपनी आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा जो उसने किताब लिखी उसमें यह लिखता है कि 1792 में, 1792 में कर्नल कूट की रिपोर्ट, जो कर्नल कूट ने, जो मैंने बताया आपको, जो उसने पार्लियामेंट कहा था, यह थॉमस क्रूसो कहता है कि कर्नल कूट की रिपोर्ट और अंग्रेजी सरकार के कहने पर वह थॉमस क्रूसो
भारत में आकर यहां से सर्जरी सीख करके दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बना। ये वो अपनी आत्मकथा में लिखता है। कई साल उसने कांगड़ा विश्वविद्यालय में हिमाचल में बिताए सर्जरी सीखने के लिए। अंग्रेजों को, यूरोप को, अमेरिका को किसी प्रकार की सर्जरी की शल्य चिकित्सा की कोई कल्पना नहीं थी। अंग्रेजों ने इस थॉमस क्रूसो को बड़े ही योजना से तैयार किया। कर्नल कूट की वह सारी रिपोर्ट, वह सारा भाषण, वह सारा लिखित में डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद कि भारत में सर्जरी नाम की एक मेडिकल साइंस इतनी इंप्रूव है तो हमें इसे सीखना चाहिए और हम सीख करके इससे व्यापार करेंगे। तो उन्होंने थॉमस क्रूसो को भारत में भेजा और थॉमस क्रूसो ने यहां पर सर्जरी सीखी और तब जाकर के भारत को छोड़ करके पूरे विश्व में पहला सर्जन पैदा हुआ। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हमारे भारत में हैं, हमारे ज्ञान में है, हमारे ऋषियों में है, हमारे ग्रंथों में है। और इतना ही नहीं, आपको एक बात और बताऊं, एक बड़ा प्रसिद्ध चैनल है हिस्ट्री चैनल, जिसको हम सब लोग देखते हैं, हमारे डिश टीवी, केबल पे, सब पे आता है वो। और यूट्यूब पे तो आजकल टीवी कम देखते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा देखते हैं, तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना। हिस्ट्री चैनल बहुत बड़ा चैनल है जो हर एक दुनिया के देश में चलता है और उसी की मूल भाषा में चलता है। ये हिस्ट्री चैनल 4 जून 2011 को एक रिपोर्ट पेश करता है जिसमें वह बताता है कि हिस्ट्री चैनल को रिसर्च करने पर, शोध करने पर, खोज करने पर उत्तर पश्चिम भारत में जो सिंधु घाटी है, उत्तर पश्चिम भारत में जो सिंधु घाटी है, यहां से सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई, वहां से एक 4300 ईयर्स इतना पुराना एक स्कल, एक खोपड़ी मिली। और जब उन्होंने उस खोपड़ी का अध्ययन किया हिस्ट्री चैनल वालों ने, तो उन्होंने पाया कि इस खोपड़ी की कई बार न्यूरो सर्जरी हुई थी। मतलब 4300 ईयर्स एगो हमारे यहां पर न्यूरो सर्जरी तब भी होती थी। और यदि हम कह दें कि गणेश जी की न्यूरो सर्जरी हुई थी या दक्ष की न्यूरो सर्जरी हुई थी, तो लोग हा 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 हंसने लगते हैं। अरे गधो, ये जिस अंग्रेज एलोपैथी की, जिस मेडिकल साइंस की अंग्रेज की दी हुई तुम बात करते हो, जिस सर्जरी की तुम बात करते हो, वो थॉमस क्रूसो यहीं से तो सीख करके गया था। उसकी अपनी आत्मकथा में है, किताब कम से कम मंगवाओ उसकी, ये भी पढ़ो और अपने भारतीय होने पर कम से कम गर्व करो। इससे हमें पता चलता है कि भारत आखिर विश्वगुरु था कैसे। इन्हीं कारणों से भारत विश्वगुरु था। ये पोंगाबाद से, पाखंडबाद से, अंधविश्वास से भारत विश्वगुरु नहीं था। भारत विश्वगुरु था अपने कर्म के आधार पर, क्योंकि भारत कर्मवीरों की भूमि है और कर्म से ही धर्म कमाया जा सकता है, धर्म से कर्म नहीं कमाया जा सकता। यदि धर्म से कर्म कमाया जा सकता तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य में अर्जुन के हाथ में माला पकड़ा देते, लेकिन भगवान ने अर्जुन के हाथ से माला छीन करके उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ाए और कहा, पार्थ तुम युद्ध करो, कर्म ही तुम्हारा तुम्हें धर्म की प्राप्ति करवाएगा। इसलिए भारत कर्म वीरों की भूमि है। ये जो लोग मिथ्यावाद, भ्रामक विचार, पाखंडवाद का प्रचार करते हैं, कृपया ये मेरे भारत की आने वाली पीढ़ी को अंधविश्वास में, गलत रास्ते में मत भटकाएं। आगे ही मेरे भारत की बहुत हानि हो चुकी है, आगे ही मेरा भारत अंधविश्वास की गर्त में डूब गया है, आगे ही मेरे भारत का युवा भटक गया है। कृपया इनको और मत भटकाएं और इनको कर्मवीर होने का, कर्मण्येवाधिकारस्ते इस मार्ग पर चलाने का प्रयास करो। इसके बाद अगला विषय है, 2 ही विषय रोज के होते हैं। आज का दूसरा विषय है गणित, जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ऐसा कह के हमारे दिमाग का जिन अंग्रेजों ने गोबर किया, उनको गणित की कल्पना ही नहीं थी। आप विश्वास नहीं करोगे, गणित की उत्पत्ति हमारे वेदों में, जो सिरमौर वेद है हमारा ऋग्वेद, उससे हुई है।
ऋग्वेद से गणित की उत्पत्ति हुई है, जिसमें बताया गया है कि अग्नि के 3 स्थान हैं। अग्नि के 3 स्थान हैं, यानी गणित की कल्पना थी तो ऐसा कहा 3 स्थान है। 3 संख्या आई तो आई कैसे यदि कल्पना ना होती, वेदों में यदि कल्पना ना होती। इतना ही नहीं, उसमें बताया है कि वृत्ताकार वेदी में गार्हपत्य, वर्गाकार में अयान्या तथा अर्धवृत्ताकार में दक्षिणाग्नि, ऐसे आकारों की, गणित के आकारों का उसमें वर्णन किया गया है। मतलब अंक के साथ स्वरूप यानी ज्योमेट्री और दिशा ज्ञान, ईशान कोण, है ना, कितनी दिशाएं होती हैं हमारी। अंग्रेजों को तो ये पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम तो दिशाओं के मामले में भी उनसे आगे हैं। जिस ज्योमेट्री को अंग्रेज अपना कहते हैं, वही ज्योमेट्री हमारे संस्कृत में ज्यामिति के नाम से विख्यात है, लेकिन हमको अपना ग्रंथों का पढ़ना नहीं। जिस ट्रिग्नोमेट्री को अंग्रेज छाती पीट पीट कर अपना आविष्कार बताते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति इस नाम से संस्कृत में मिलती है। अगर इस बात पर भी संदेह है तो राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। इस बात को तो मानते हो ना, राम सेतु कितना पुराना है, इससे सिद्ध हो जाता है कि राम जी कितने पुराने होंगे। तो राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, आज से लाखों वर्ष पहले। और राम जी के समय में ही महर्षि वाल्मीकि जी ने, भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसे आधे रामायण या मूल रामायण कहा जाता है। और राम जी के समय ही, राम जी के जन्म से पूर्व ही उन्होंने लिखने का कार्य शुरू कर दिया था। तो उस रामायण में जो कई लाख वर्षों पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, उस रामायण के, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 9वें सर्ग, 9वें सर्ग, 9th सर्ग, चैप्टर 9 के श्लोक संख्या 33, पैरा नंबर 33 में ये एक श्लोक है, जिसका मैं आपसे कहता हूं इस श्लोक को। अथ नामा करोत तस्य पितामह समः पिता दशग्रीव प्रसूतो अयम दशग्रीवो भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण के पिता विशर्वा ऋषि, रावण के पिता विशर्वा ऋषि हुए। विशर्वा ऋषि का पुत्र रावण था, जिसकी 10 ग्रीवाएं थी, मतलब 10 मुख थे, 10 उसके फेस थे, तथा 20 भुजाएं थी। और ये देखकर, ये गिनकर ऋषि विशर्वा उस पुत्र का नाम रखते हैं दशग्रीव, यानी 10 मुख वाला। अब यदि उस समय हमारे पास गणित ना होता, शून्य ना होता, तो आप कल्पना देख करके देखिए कि महर्षि वाल्मीकि जी को लिखने में ये कल्पना कैसे आई कि 10 संख्या उन्होंने किस प्रकार लिखी। सोचिए, सोचने का विषय है। और यदि उस समय रावण के पिता ऋषि विशर्वा को गणित का ज्ञान ना होता, भारत का ज्ञान ना होता, तो उन्होंने रावण के सिर और 10 सिर और 20 भुजाएं गिनी कैसे और श्लोक बना कैसे? और उन्होंने रावण का नाम दशग्रीव, दशानन कैसे रखा? इसका मतलब हमारे पास गणित भी था, हमारे पास शून्य भी था। बस एक धूर्तों ने, कुछ एक धूर्तों ने, नास्तिकों ने, कुछ एक कम्युनिस्टों ने, कुछ एक विदेशी षड्यंत्रकारियों ने, कुछ एक अंग्रेजों ने, और कुछ एक हमारे ही देश के अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, विदेशी सभ्यताओं के, पाश्चात्य संस्कृति के तलवे चाटने वाले लोगों ने हमें भ्रमित करके रखा कि तुम तो अंधविश्वासी लोग हो, तुम्हें तो पता कुछ नहीं, तुम तो अज्ञानी थे, तुम्हारे दादाजी तो अनपढ़ थे, तुम्हारी दादी जी तो अनपढ़ थे। अरे तुम्हें आज पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, आज हर एक घर में गैस की प्रॉब्लम है। हमारी दादी जी, हमारी परदादी जी तो वैसी थी कि घर के रसोई घर से ही, रसोई के मसालों से ही, रसोई में मिले खाद्य पदार्थों से ही हमारी आदि बीमारियां तो वैसे ही ठीक कर देती थी, उनको पता रहता था। और तुम बड़े पढ़े लिखे, हमारे पास ये भौतिक ज्ञान को छोड़ दो आप, जिसे आज अंग्रेजी का ज्ञान कह के मुझे भी बड़े लोग कहते हैं कि ये वाली डिग्री है इनकी। मैंने कहा अच्छा जी, और अकल उसको 1 रुपए की नहीं।
जबकि हमारी उनकी विद्या कहती है कि पढ़ो, 90% लो, डिग्री लो, डिग्री ले, डिग्री ले करके फिर क्या करो, फिर सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करो, फिर सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करके नौकर बन जाओ। मालिक किसी को नहीं बनाया अंग्रेजों की इस पढ़ाई ने। कोई एक व्यक्ति कह दे कि मुझे मालिक बनाया है, किसी को मालिक नहीं बनाया, सबको नौकर ही बनाया है। और हमारी मानसिकता इतनी गुलाम कर दी कि हम नौकर बनने में ही खुश हैं। और नौकर भी ऐसे हैं जो अपने भारत माता के अपने ही घर को लूटते हैं तो ये समझते हैं कि मालिक का लूट रहे हैं, हमारा कौन सा कुछ जा रहा है। लूटो, करप्शन करो। जबकि हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा थी, हमारी जो ज्ञानवर्धक शिक्षा थी, जो विश्व को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सिखाने वाली शिक्षा थी, वह हमें नौकर नहीं, वह हमें ब्रह्म ही बना देती थी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसी शिक्षा। और ऐसी शिक्षा आज तो कोई 4 क्लासेस पढ़ जाता है तो गर्दन अकड़ के मारे नीचे नहीं करता बोल, लेकिन हमारी शिक्षा कैसी, विद्या ददाति विनयम, जिससे विनय विनम्रता आ जाए, जिससे व्यक्ति को जी कहना आ जाए, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति में वो उस परमात्मा को देखना शुरू कर दे, वह विद्या है। ये विद्या नहीं है आज की। और ऐसी विद्या तो रद्दी की तरह मेरे पास पड़ी है। दिल तो करता है किसी दिन बसंतर नदी में बहा दिया जाए। तो फिर भी कई बार किसी को दिखाना पड़ता है दुनिया को, तो औपचारिकता के लिए रखे पड़े हैं, लेकिन किसी चीज का कोई लाभ नहीं। आप बताइए, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपके जीवन में इन सब का कब और कहां प्रयोग हुआ? जो हमें बचपन से मार मार करके रटाई गई, कहीं प्रयोग नहीं हुआ। जितनी शिक्षा हमने आज तक ग्रहण की, मेरे जीवन में तो खास करके, और मेरे संपर्क में जितने लोग हैं और कई अधिकारी लोग भी मेरे संपर्क में हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि जो हमने पढ़ा है वह कहीं आपके काम में आया? तो बोले नहीं, कहीं हमारे किसी काम में नहीं आया। तो ये सारी शिक्षा तंत्र लॉर्ड मैकाले का बनाया है। और धन्यवादी हूं भारत की वर्तमान सरकार का, जिसने इस शिक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए अनेकों प्रयास, अनेकों प्रयत्न कर रही है, जो हमारी अपनी भाषा के ऊपर हमें गर्व और गौरव करने के लिए उत्साहित कर रही है। हमारी अपनी भाषा के प्रति हमारा प्रेम, समर्पण और सेवा भाव जगा रही है। धन्य है इसी सरकार को, बारंबार प्रणाम। तो आपको मैं बताता हूं कुछ और एक तथ्य गणित के। ब्रह्मगुप्त जी हमारे भारत में एक महापुरुष हुए, जिनका जन्म 598 में हुआ, जो जिष्णुगुप्त के पुत्र थे तथा ये उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। जानकर आश्चर्य हुआ ना। 598 ईस्वी में हमारे यहां पर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे। इतना ही नहीं, दुनिया इन्हीं ब्रह्मगुप्त जी को ही शून्य का, जीरो का आविष्कारक भी मानती है, इन्हीं विष्णुगुप्त जी को। तो आपको मैं बताऊं कि भारत ही गणित का भी आविष्कारक है। भारत ने ही गणित का ज्ञान दुनिया को दिया है। जिस समय मैं कहूं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, ये नासा वासा कुछ नहीं था, उस समय भी हमारे घर में कर्मकांड कराने वाले एक छोटे से साधारण से कम पढ़े लिखे पंडित को भी पढ़ा था कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। वह 9 ग्रह मंडल बना करके 9 ग्रहों की पूजा करवाता था। और दुनिया तो साहब आज पहुंची है 9 प्लैनेट तक, आज पहुंची है हमारे सौर मंडल तक। हम तो ना जाने कब से कहते हैं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। और आज जाकर के नासा को पता चला कि देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन द स्पेस। क्या मूर्खता है हमारे लोगों की, जो हम इन मूर्खों की बातों को स्वीकार करते गए, जबकि हमने अपने ज्ञान को अर्जित नहीं किया, अपने ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, ये जो ब्रह्मगुप्त जी का मैंने वर्णन किया, इन्होंने शून्य का
असली सही तरीके से, जब हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल चुके थे, जब अंग्रेजों ने अपने देश में भी शून्य की कोई कल्पना नहीं थी, जिस समय उस समय इन्होंने शून्य का ज्ञान पूरे विश्व में प्रवाहित किया और इन्होंने शून्य का बड़ा सुंदर वर्णन अपने ग्रंथ ब्रह्म स्फटिक सिद्धांत में किया है और खंड खादक में भी इन्होंने इसका वर्णन किया है। दोनों ही ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। ईसा से 3 सदी पूर्व अशोक के शिलालेखों से भी स्पष्ट अंक प्राप्त हुए हैं। जो सम्राट अशोक था मगध का, गणित विज्ञान भारत से ही अरब गया, गणित का विज्ञान भारत से ही अरब देशों में गया और आगे यूरोप तक पहुंचा। आज भी अरब में अंकों को हिंदसा कहा जाता है। अंकों को, नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको हिंदसा नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से उन्हें प्राप्त हुए हैं। चीनियों ने भी अंक प्रणाली भारत से गए बौद्ध प्रचारकों से सीखी है। चाइना ने भी जो गणित है वो भारत से गए हुए बौद्ध प्रचारकों के माध्यम से सीखी है। जो हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दरअसल ये ग्रीक का पाइथागोरस भारत से चुराकर अपने नाम करके गया है। ये आपको मैं बात बता दूं। बोधायन सूत्र में पहले चैप्टर में 48वां पैरा 48वें श्लोक में ये है, इस पाइथागोरस थ्योरम, जिसको ये पाइथागोरस अपना थ्योरम कहता है, अपनी क्रिया कहता है, ये इसमें अंकित थी। यहां से चोरी करके उसने अपने नाम किया। इसमें स्पष्ट लिखा है बोधायन सूत्र में कि किसी आयत के विकर्ण तथा व्युत्पन्न क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई द्वारा पृथक पृथक व्युत्पन्न क्षेत्र वालों के योग के बराबर होता है। व्युत्पन्न मतलब स्क्वायर, उसको स्क्वायर करने को, उसकी पावर को स्क्वायर करना। इंग्लिश में इसको यदि मैं ट्रांसलेट करूं, किसी आयत के विकर्ण द्वारा व्युत्पन्न क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई द्वारा पृथक पृथक व्युत्पन्न क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, तो द सम ऑफ 2 एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। तो समझे आप इन अंग्रेजों के षड्यंत्रों को, इन चोरों को, जिन्होंने आपका ही ज्ञान चोरी करके और आप पे ही इस ज्ञान के माध्यम से राज किया और आज भी मानसिक तौर पे राज कर रहे हैं। भारत के प्राचीन गणितज्ञ बोधायन ने कई वर्षों पूर्व ही हमें ये पाइथागोरस, जिसको अपनी थ्योरम कहता है, हमें कई वर्षों पूर्व, उसके जन्म लेने से कई सालों पहले हमें दे दी थी। इसी के साथ जिसे डेसिमल दशमलव कहा जाता है, इसका आविष्कार भी जॉन नेपियर ने नहीं किया था। जॉन नेपियर चोर था, यह भारत से चुरा करके ले गया था। इसका आविष्कार तो मनुस्मृति के प्राचीनतम भाष्यकार जो हुए मेधातिथि जी ने किया था। मनुस्मृति के सबसे प्राचीनतम भाष्यकार, जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य किया। आधुनिक काल में भी चंद्रशेखर वेंकट रमन, जे अपने तमिलनाडु के थे, 7 नवंबर 1888 में इनका जन्म है। जीरो और डेसिमल के प्रयोग, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका खोज कारक इनको माना जाता है, वेंकट रमन जी को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इसी के साथ हड़प्पा के 3500 वर्ष पुराने अवशेषों में भी डेसिमल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, जो उन्होंने पत्थरों पर, शिलालेखों पर अपना ज्ञान अंकित किया होता था। हड़प्पा संस्कृति तो भारत की थी, फिर ये कैसे कहते हैं अंग्रेज की, ये तो हमने आविष्कार कर दिया। इसके साथ ही बीज गणित, जिसको एल्जेब्रा कहा जाता है, एल्जेब्रा अरबी शब्द है, अंग्रेजी शब्द नहीं है। एल्जेब्रा शब्द अंग्रेजी की किसी पुस्तक का शब्द नहीं है। पूरा शब्दकोश देख लो, ना ग्रीक का है, ना लैटिन का है, ना फ्रेंच का है, ना इंग्लिश का है, ब्रिटिश का है, अंग्रेजी। ये एल्जेब्रा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसको हिंदी में बीज गणित कहा जाता है। बीज गणित का ज्ञान आर्यभट्ट, जो 476 ईस्वी में हुए, इनके द्वारा पहली बार प्रयोग में लाया गया था।
और अरब को भारत से ही प्राप्त हुआ था और अरब ने इसे अलजेब्रा कहना शुरू कर दिया। अल जजीरा, ये शब्द अरब के हैं, अल जजीरा, अल कायदा, वैसे ही अलजेब्रा। तो अंग्रेजों का कुछ नहीं था, जिन अंग्रेजों के सामने आज हम दंडवत रूप से नतमस्तक होकर साष्टांग लेटे रहते हैं। अपनी गुलामी की मानसिकता को त्यागो मेरे भैया और अपना अस्तित्व पहचानो। हमारे साथ राष्ट्र जागरण अभियान में जुड़ो और भारत के बच्चे बच्चे के गौरव को जगाओ, उसके अंदर की भारतीयता को जगाओ, उसके अंदर ऋषियों मुनियों अपने प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा को जगाओ, आस्था को जगाओ, अध्ययन करने की शक्ति को जगाओ। आपको एक बात और बताऊं, आर्यभट्ट जी महाराष्ट्र के जो थे तथा नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, नालंदा और तक्षशिला दो ही दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हुई हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के वह प्रोफेसर थे, एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गणित के। ऐसे हमारे आर्यभट्ट जी हमारे महापुरुष हुए हैं। तो कुछ एक अंग्रेजी को तोड़ने वाले, अंग्रेजी ज्ञान को तोड़ने वाले अंग्रेजों के ही साक्ष्य आप सबके सामने रखता हूं। एक बड़े प्रमुख लेखक हुए, एक बड़े फेमस राइटर हुए, वर्ल्ड फेमस राइटर, विश्व प्रसिद्ध लेखक, जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस, और जो बाद में आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर स्वधर्म में वापस आए और थॉमस आर्य नाम से यह प्रसिद्ध हुए, जो जर्मन के थे। अब जर्मन में ने तो संस्कृत को स्वीकार कर लिया था, तो जैसे ही जर्मन ने संस्कृत को स्वीकार कर लिया, इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया डॉक्टर थॉमस आर्य ने, तो उन्होंने इसी सनातन को ही सबसे उत्तम और सबसे ज्ञानवान परंपरा धर्म माना और इसी में वह आत्मसात अपने आप को कर दिया, इसी में वे आकर के मिल गए। उनका कहना था डॉक्टर थॉमस आर्य का कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व 2500 बिफोर क्राइस्ट में प्रयुक्त निर्माण कार्यों में एक अच्छी वास्तुकला मिलती है। उनके घरों के डिजाइन, उनके पुलों के डिजाइन एकदम गणित के आधार पर निष्कर्ष निकाल करके आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए जाते थे। मानो घरों के डिजाइन त्रिकोण में होते थे, ऊपर ट्रायंगल में होता था, या स्क्वायर में या क्यूब में जैसे भी होता था, तो एकदम मैथ्स का हिसाब करके उसमें वो सारी युक्तियां लगाई गई थी। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तक भी हमारे भारत का गणित बहुत विकसित था। उसके बाद आपको एक बड़े आश्चर्य की बात बताऊं कि वैल्यू ऑफ पाई जिसे कहा जाता है, पाई, ये पाई भी बोधायन ने लिखी हुई है अपने ग्रंथ में, इसका भी आविष्कार भारत में हुआ है। भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य जी महाराज हुए, इनके नाम को तो सारी दुनिया जानती है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में 1114 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ, 36 वर्ष की आयु में जिन्होंने लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि और बीज गणित एल्जेब्रा नाम के ग्रंथ लिखे। भारत में बीज गणित था तभी तो इन्होंने लिखे, और 114 ईस्वी तक तो अरब देश, तो कई सारे देश तो अस्तित्व में ही नहीं थे। इसके बाद लीथ ब्रिज नामक गणितज्ञ इनके बारे में लिखते हैं, भास्कराचार्य जी के बारे में, कि भास्कराचार्य जी ने गणित की, मैथ्स की उस पद्धति का आविष्कार किया, उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जो आज यूरोप डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से चला रहा है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, ये भी भास्कराचार्य जी की देन है। भास्कराचार्य जी ने ही सिद्ध किया कि x को, जिसे हम अंग्रेजी में आजकल मैथ्स में जो पढ़ते हैं, तो लेट a इक्वल टू x, 1 इक्वल टू x, बाई z ऐसे करते हैं। तो भास्कराचार्य जी ने ये अपने सिद्धांत में उन्होंने x तो नहीं लिखा, उन्होंने किसी और अ का, क का या ख का प्रयोग किया था। तो उन्होंने सिद्ध किया, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, भास्कराचार्य जी ने यह सिद्ध किया कि x को 0 से विभाजित करने पर
किसी एक अंक को 0 से विभाजित डिवाइड करने पर उत्तर अनंत आता है, जिसको आज इन्फिनिटी कहा जाता है। हुई ना भारत की, यह सारा गणित ही पूरा भारत का है। और फिर वह कहते हैं कि कितना भी विभाजित कर लो उत्तर अनंत ही रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। जिस इन्फिनिटी का आज हमारे दिमाग में जो घुसती नहीं है, ये सब भारत के ही पुत्र थे जो दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे विश्व गुरु के पद पर भारत को स्थापित किया जिन्होंने। परंतु आज सोए हुए भारतीय अपनी श्रेष्ठता को, अपने ज्ञान को भूल करके पाश्चात्य महिमा गाने में निरंतर अपना जीवन अंधकार पथ पर ले जा रहे हैं। आप सबसे मेरी पुनः एक बार इस आज के सत्र को विश्राम देते हुए प्रार्थना है कि इनकी महिमा गाना बंद करें, अपने महापुरुषों की महिमा गाएं, अपने भारत का गौरव जगाएं और भारत को पुनः विश्वगुरु पटल पर स्थापित करें। इसी के साथ आप सबसे मैं आज्ञा लेना चाहूंगा आज के इस सत्र समापन की। कल पुनः आविष्कारों को लेकर के आपसे चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे भारत मातरम।